आज के एफबी लाइव कार्यक्रम में पुनः स्वागत है सबका। न्याय धर्म सभा का न्याय प्रचार कार्यक्रम अब निरंतर सक्रिय है। हम लोग प्रत्येक रविवार को ये एफबी लाइव का प्रोग्राम रख रहे हैं। सभी एनडीएस के सदस्यों, समर्थकों, अन्य परिचितों और कनेक्टेड सभी प्रकार के लोगों से न्याय प्रचार की अपेक्षा है और लोग प्रयास करें कि इसको अधिक से अधिक तुरंत शेयर कर दिया करें। शुरुआत होते ही सभी लोग अपनी अपनी बात पे शेयर करें और दूर दूर तक इसकी जानकारी सभी जगह पहुंचाएं। न्याय प्रचार के अंतर्गत आज का इसमें टॉपिक बातचीत का रखा गया है। एक प्रश्न है, समाज में हजारों वर्षों से सभी लोगों के स्टेटमेंट या विचार व्यक्तिपरक होते हैं या ऐसे ही बने हुए हैं। ऐसा क्यों है? व्यक्ति दोषी है, ऐसी ही सोच समाज में क्यों बनी हुई है? व्यवस्था दोषी है, इस विषय पर किसी का विचार क्यों नहीं जाता? ये एक प्रश्न है और प्रश्न विचारणीय है। अब इसे समझने की जरूरत बहुत ही शिद्दत से है। यही वास्तव में बेसिक दिक्कत है। समाज में जो या राष्ट्रीय तल पर जो हम लोग आज समस्याएं झेल रहे हैं, उसमें जो विगत हजारों वर्षों से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। पूरा इतिहास युद्धों, संघर्षों और आक्रमणों, क्रांतियों, विरोधों से भरा पड़ा है। उसका कारण इसी प्रश्न के उत्तर में देखा जा सकेगा कि प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी लोग इस पे अवश्य ध्यान दें। इसे समझे बिना कोई भी मानवीय समस्या अपने हल को प्राप्त नहीं हो सकती। यहां जो सबसे पहला जो इसमें विचार का विषय है वो ये है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कभी व्यक्तिगत प्राणी नहीं है। मनुष्य पारिवारिक प्राणी भी नहीं है। मानव जीवन सामाजिक है और राष्ट्र भी एक मानवीय सामाजिक व्यवस्था ही है। सामाजिकता एक व्यवस्था का ही नाम है, राष्ट्रीयता एक व्यवस्था का ही नाम है। तो ये यहाँ पे बहुत अनिवार्य रूप से जो देखने योग्य है बात वो यही है कि हम लोग इस बिंदु से दुनिया में कहीं ना कहीं प्राय सभी लोग भटक गए।
चिंतन सामाजिक व्यवस्थागत ना हो करके वो व्यक्तिगत हो गया। तो व्यक्ति चूंकि अनेक है, सामाजिक अथवा राष्ट्रीय व्यवस्था जब भी होगी तो वो एक ही प्रकार की होगी। कोई उसका एक कानून होगा, एक सिस्टम होगा, एक संविधान होगा, उस पर आधारित वो खड़ी होगी। तो व्यवस्था हमेशा मानव समाज की जो व्यवस्था होगी वो अद्वितीय होगी और एकमात्र होगी। मानवीय राष्ट्र जब भी कोई बनेगा तो वो स्वतः एक ही हो जाएगा। मानव समाज का भी जब भी गठन होगा तो एक ही हो जाएगा, उसमें द्वैत की गुंजाइश नहीं रहती। जहां भी मानवीय, अगर पाशविक कोई दृष्टिकोण है पशुता का, जंगल का, तो उसमें तो हमेशा द्वैत रहेगा। और जंगली कोई भी व्यवस्था होगी उसमें व्यक्तिगत दोषारोपण, व्यक्तिगत दंड प्रणाली, व्यक्तिगत सभी प्रकार की सोच अपने आप में व्यक्तिगत हो जाएगी। व्यक्ति में द्वैत है तो परस्पर विरोध भी होते रहेंगे। व्यक्ति अनेक है, लेकिन जब व्यक्तियों का जोड़ एक समाज के रूप में उपस्थित होता है तो उसका एकीकरण हो जाता है, उसमें एकात्मता आ जाती है। तो इसीलिए कई प्राचीन लोगों ने चिंतन किया, जैसे दीनदयाल जी का एक चिंतन बड़ा बीच में आरएसएस के वो थे, फेमस था कि वो एकात्म मानववाद की बात करते थे। इस पर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जो ये कहती है कि मानवीय सभी मानव वो एक जैसे दिखाई देते हैं, तो इनकी एकात्मता, इनके दार्शनिक दृष्टिकोण से भी इनकी एकात्मता सिद्ध होती है और इस एकात्मता पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था जन्म ले लेती है। तो दृष्टिकोण इसमें हमेशा ये दो ही प्रकार के होंगे। एक तो होगा द्वैतवादी दृष्टिकोण। द्वैत लाने के लिए आपको व्यक्ति महत्व के आधार पर चिंतन करना होगा, और आप जब सामाजिक रूप से आएंगे, व्यक्तिगत रूप से नहीं आएंगे, तो व्यक्तिगत चिंतन, मैं तू के संघर्ष स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तो ये दो प्रकार की आपके सामने सोच आएगी, दो प्रकार की विचारधारा होगी। एक तो आप व्यक्तिवादी चिंतक हो जाएंगे और दूसरे आप व्यवस्थावादी चिंतक हो जाएंगे। तो सामाजिकता की जो व्यवस्था है वो एक यूनिफाइड सिस्टम है, तो उसमें सामाजिकता जो है वो एक व्यवस्था के रूप में आती है, तो हमेशा वो व्यवस्थावादी बात आएगी। उसमें महत्व पर आधारित नोच खसोट, आक्रमण, विरोध, हमले, आरोप प्रत्यारोप ये नहीं होंगे। जब भी आपकी सोच व्यक्तिवादी हो जाएगी तो आप अपने आप जंगली और पशु तुल्य हो जाएंगे। जैसे प्रत्येक पशु परस्पर लड़ते ही रहता है, उसकी सोच समझ इतनी न्यून है पशुओं की कि वो मैं और तू के संघर्ष से मुक्त नहीं हो पाते। उनका कोई दार्शनिक दृष्टिकोण या दार्शनिक कोई उनको बोध कभी नहीं होता। ज्ञान विज्ञान का आविष्कार कभी जंगली प्राणियों के बीच नहीं होता। ये मानवीय जो सामाजिक प्राणी है, इसी के बीच में ज्ञान विज्ञान के दार्शनिक दृष्टिकोण विकसित होते हैं। तो ये जो एकात्म मानववाद का जो प्रिंसिपल है ये आपको सामाजिक बना देगा। ये अद्वैत दर्शन है, मैं और तू के बीच एकात्मता को देखता है। इसी को अद्वैत दर्शन के नाम से चिर पुरातन काल से जाना जाता है और इसी को सत्य सिद्धांत कहते हैं। ये सत्य का सिद्धांत है। तो ये जो सत्य सिद्धांत है ये सा और ता को अद्वैत रूप से देखता है।
मैं और तू को अद्वैत रूप से देखता है, इनमें वो अद्वितीयता देखता है, इनमें दोपन नहीं है, इसमें एकात्मता है। द्वैत जो है वो हमेशा ये कहता है कि मैं और तू आमने सामने खड़े हैं, तो वहां पे सारा चिंतन मैं और तू के बीच में संघर्षों को लेकर होगा। और जब आप एकात्मता समझते हैं तो दोनों के हिताधिकार सुरक्षित करने के बारे में बात करने लगते हैं। एक दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय एक सामाजिक व्यवस्था देते हैं और जो जो लोग उससे सहमत होते हैं उनके समाज का गठन कर देते हैं। न्याय धर्म सभा भी यही कर रही है। न्याय धर्म सभा के बैनर तले 111 प्रस्ताव न्याय के कंसेप्ट जारी किए गए हैं। इन न्याय के प्रस्तावों पर जिन जिन लोगों की सहमति है उनकी एक सामाजिकता, उनकी एक राष्ट्रीयता ये अपने आप ही बन जाएगी। जितने लोग इससे सहमत होते चले जाएंगे वो अपने आप में स्वतः एक सामाजिक व्यवस्था, एक राष्ट्रीय व्यवस्था को वो जन्म दे देंगे और ये सहज स्वाभाविक रूप से ही ऐसा हो जाएगा। इसमें मैं और तू के कभी कोई संघर्ष नहीं आएंगे। जब भी किसी सिद्धांत पर आधारित आप कोई व्यवस्था खड़ी करेंगे तो आपका चिंतन व्यवस्थावादी हो जाता है, व्यक्तिवादी चिंतन आपका समाप्त हो जाता है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर किसी बात के लिए आरोप नहीं लगाता रहता, बल्कि इसमें न्याय का चिंतन ये कहता है कि जो जिस योग्यता का होता है वो वैसा ही सहज स्वाभाविक काम करता है, तो दोष कहां होगा? दोष हो भी तो सजा कहां हुई? दोष अगर है तो आरोप लगाने की क्या जरूरत हो, तो पहले से ही मान लें कि अगर मान लीजिए कोई बिल्ली है तो उसको म्याऊं करना ही है, तो इसे कहना कि बिल्ली ने म्याऊं किया, इस पर आरोप लगाया जा रहा है बिल्ली के म्याऊं करने पर कि बिल्ली ने म्याऊं किया, इसका आरोप इसके ऊपर लगाया गया, तो क्या ये कोई आरोप जैसा होगा? न्याय का सिद्धांत कहता है कि अगर बंदर केले लेके भाग गया तो ये सहज स्वाभाविक उसकी प्रवृत्ति है, इसमें आप सुरक्षा का इंतजाम कर लीजिए। तो इसमें किसी के लिए न्याय सिद्धांत जब लागू होता है तो व्यवस्थागत चिंतन होने लगता है, तो आप सुरक्षा की व्यवस्था अपनाते हैं, व्यक्ति पर, बंदर पर केला लेके भागने का कोई आरोप लगाने में अपना समय, श्रम और साधन नष्ट नहीं करते। आरोप लगाने, फिर आरोप को सिद्ध करने, फिर आरोप सिद्ध होने पर उसे सजा देने, है ना, लंबी प्रक्रिया है, पूरी मुकदमेबाजी है, पूरी नौटंकी है। तो व्हाई टू थिंक लाइक दैट? देयर इज नो नीड। जस्ट आप अपनी व्यवस्था कीजिए। जैसे वर्षा काल में बादल बरसेंगे ही, अब आप बादलों पर वर्षा का आरोप लगाएं कि बादलों ने वर्षा करके हमारा पूरा मकान गीला कर दिया, इस पर इनकी पुलिस रिपोर्ट लिखा दी जाए। ये कैसा चिंतन होगा? ये व्यक्तिवादी चिंतन होगा कि बादल को एक व्यक्ति मान करके और अपने को उससे भिन्न मान करके और उस पर आरोप लगाते रहेंगे और उसको बादलों को सजा दिलाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। नहीं, एक व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति का अगर कोई चोरी भी करके भागता है तो इसमें भी व्यवस्थावादी चिंतन अथवा व्यक्तिवादी चिंतन, दो प्रकार की बातें आएंगी। और व्यवस्थावादी जो चिंतन होगा वो बिल्कुल उससे दूसरे प्रकार का होगा। एक ही घटना पर आप देखें कि एक व्यक्ति, मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति का एक कोई मोबाइल लेके मान लीजिए भाग गया, एक सेट डिवाइस लेके चला गया किसी का, तो अब इसमें मोबाइल चोरी का एक कंसेप्ट आएगा। आप ये दोष आरोपण करेंगे कि फला व्यक्ति जो है इनका मोबाइल चुरा के चला गया। एक ये बात है। व्यवस्थावादी बात क्या कहेगी? व्यवस्थावादी बात ये कहती है कि मोबाइल अगर चोरी गया है तो चोरी से बचाना ये व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। तो अब
अब जो इसमें हानि किसी नागरिक की हुई है तो उसकी भरपाई करना व्यवस्था का काम है। ठीक, इसकी भरपाई करना व्यवस्था का काम है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ने जाए, उसको मारे पीटे, चोर पकड़ा जाता है तो भी आप कितना मारते हैं उसको, बहुत कूटते हैं, है ना। क्यों कूटते हैं? आप सोचते हैं कि व्यक्ति दोषी है और इसको मारना पड़ेगा। ये चिंतन कौन सा है, व्यक्तिवादी अथवा व्यवस्थावादी? उसकी कुटाई का चिंतन कौन सा चिंतन होगा? निश्चित रूप से व्यक्ति, क्योंकि आप व्यक्ति को जिम्मेदार मानेंगे व्यक्तिवादी चिंतन में। और अगर व्यवस्थावादी चिंतन होगा आपका तो आप क्या कहेंगे कि व्यवस्था में कहां क्या फॉल्ट आया कि ये चोरी हुई। ठीक है, इसीलिए अगर व्यवस्था आती है तो उसका फल क्या होता है? सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। जैसे आप राम राज्य की चौपाई पढ़ते हैं, राम ने थोड़ी सी व्यवस्था ठीक की। व्यवस्था क्या किया कि पहले विषमता फैली हुई थी, विषमता उन्होंने अपने प्रताप से समाप्त कर दिया, अपने प्रयास से। प्रताप माने उनका प्रयास, उनका परिश्रम, उनका पुरुषार्थ। ठीक है, कैसे? पहली चौपाई में वर्णन है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बयरु न करु काहू सन कोई। क्यों? क्योंकि राम प्रताप विषमता कोई। आगे चौपाई कहती है बैर क्यों मिट गया, मैं तू के बैर क्यों मिट गए? क्योंकि जो वैषम्य था, वैषम्य ही, विषमता ही बैर का मूल है। ये जो परस्पर विषमता का व्यवहार है कि एक आदमी को शिक्षा दोगे दूसरे को नहीं दोगे, एक आदमी को रोजगार दोगे दूसरे को नहीं दोगे, तो ये व्यक्तिवादी चिंतन है कि मैं के लिए तो चाहता है लेकिन दूसरे के लिए, स्व के लिए चाहता है लेकिन पर के लिए नहीं। स्वहित के लिए तो वो बिल्कुल अलर्ट है लेकिन परहित के लिए नहीं। न्याय क्या कहता है कि स्व और पर के बीच में विषमता जो है इसे आप मिटा दो। मतलब अगर मैं को शिक्षा देनी है तो तू को भी शिक्षा सुलभ हो जाए। एक ऐसी सामाजिक अथवा राष्ट्रीय व्यवस्था जो मैं और तू दोनों के हितों को समान रूप से प्रतिष्ठित करती हो, तो ऐसी व्यवस्था इन व्यक्तियों के पारस्परिक संघर्ष को समाप्त कर देगी, बैर को समाप्त कर देगी और आक्रमण, आरोप प्रत्यारोप को समाप्त कर देगी। और जहां कहीं भी इस तरह की बात आए तो यह समझना चाहिए कि व्यवस्था में कुछ दोष है। तो व्यवस्था की गड़बड़ी ठीक की जाती है। व्यवस्था में जहां त्रुटियां हैं उनको ठीक करो। व्यक्तियों की त्रुटियां व्यवस्था के कारण ही घटित होती हैं, क्योंकि व्यक्ति जो जैसा है आप उसकी पात्रता अनुसार समाज में उसकी पोस्टिंग रखो। पांचजन्य होता है मानव, मनुष्य जो है अपने विकास स्तर के अनुरूप 5 प्रकार का होता है और ये विकास यात्रा जीवन भर चलती रहती है। कौन इसमें उत्थान पतन संभव है? एक आदमी होगा जिसमें चोरी की या अपराध की प्रवृत्ति ही होती है, उसे कहते हैं कि उसका प्रवेश निषेध रहता है समाज में, तो निषिद्ध कहलाता है। तो उसको समाज में रखना ही मना है। वो असामाजिक है क्योंकि उसको न्याय स्वीकार नहीं है। न्याय का मतलब होता है जैसा आपने लिए वैसा दूसरे के लिए भी आप चाहो। आप अपने लिए तो चाह रहे थे तो दूसरे का मोबाइल उठा लाए, आपने ये नहीं सोचा कि इससे दूसरे को हानि होगी। इसका मतलब आप न्यायप्रिय नहीं है, तो आप समाज में मत आइए, समाज के बाहर रहिए, आप जंगल में चले जाइए। जंगल में कोई किसी का कुछ भी सामान लेके भागता है, वहां मना नहीं है। क्यों? वहां पे जिसका जो कुछ लेके भागना हो सब खुला है। लेकिन अगर आप मानव समाज में आते हैं तो ये न्याय के सिद्धांत पर आधारित है कि जैसा अपने लिए वैसा दूसरे के लिए भी चाहो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचारे, ये मानव समाज की सभ्यता का ये धर्म है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचारे, यही वेद कहता है, यही बाइबल कहती है, यही कुरान कहती है, यही पुराण कहते हैं, यही गीता कहती है, यही सर्वत्र
जहां कहीं भी मानव धर्म प्रतिपादित है वहां पे आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे। इसी को कुरान शरीफ कहती है, जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं वो दूसरों के लिए मत करो। जो व्यवहार तुमको खुद नहीं अच्छा लग रहा है वैसा दूसरे के साथ भी मत करो। तुमको जिस व्यवहार में हानि दिखाई देती है तो वो व्यवहार दूसरे के लिए करोगे तो उसको भी हानि होगी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा मोबाइल चोरी हो, तो तुम दूसरे का मोबाइल भी मत चुराओ, ये अर्थ हुआ उसका। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे अनपढ़ रहे, तो दूसरों के बच्चों के अनपढ़ रहना तुमको क्यों स्वीकार है। अब आप देखो अपने देश में भी क्या है, पूरी दुनिया के देशों में क्या है, ये न्यायप्रियता कहीं दिखाई दे रही नहीं। आज भी भारत में 70% लोग अशिक्षित हैं या अल्पशिक्षित हैं, और वास्तव में शिक्षित तो 1-1.5% ही है जो मास्टर डिग्री तक गए हैं। इससे पता चलता है कि ये कैसे 99% तक आदमी आज भी आपने अशिक्षित है। तो ऐसी दशा, अब ये जो स्वीकार भाव है ये तो यही बताएगा कि व्यवस्थावादी चिंतन नहीं है, व्यक्तिवादी चिंतन के आप कहीं ना कहीं शिकार हो गए हैं। व्यक्तिवादी चिंतन ने आपको घेर लिया है। इसका मतलब आप मानव समाज के सदस्य ही नहीं रह गए। आप ना ही मानवीय राष्ट्र आपका बचा है, ना मानव समाज बचा है। आप जंगल राज में जी रहे हैं। जंगल राज में मैं तू के संघर्ष चलते रहेंगे। वहां पे हर चिंतन व्यक्तिगत होगा। जैसे एक छोटी सी कहानी आती है कि एक खरगोश पानी पीने के लिए गया एक नदी पर। वहां एक शेर पहले से पानी पी रहा था। उससे आगे जाके थोड़ी दूर पे खरगोश पानी पीने लगा। शेर ने उससे पूछा कि तुमने मेरा पानी जूठा कर दिया। उसने कहा, हुजूर, जूठा पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है, क्योंकि नदी का जो प्रवाह है वो उधर से इधर को है, तो मेरा पानी जूठा आपकी तरफ तो जा ही नहीं सकता, आपका जूठा ही मेरी तरफ आ सकता है। उसने कहा, जवान लड़ाता है। उसने कहा कि अच्छा, तो तूने अगर गलती नहीं की है तो फिर तेरे पिता ने कोई गलती जरूर की होगी। उसने कहा, हुजूर, मेरे पिता तो अब है ही नहीं, तो वो गलती कैसे कर सकते हैं। उसने कहा, अच्छा, तो फिर तूने पिछले साल कोई गलती किया होगा। तो उसने कहा, हुजूर, मैं तो 1 साल से कम का हूं, इसलिए मैं पिछले साल कैसे गलती कर सकता हूं। मेरी तो उम्र भी अभी महीने के हिसाब से है, साल के हिसाब से नहीं है, तो मेरी गलती पिछले सालों में कैसे हो सकती है। तो उसने कहा, अच्छा, तू जवान लड़ा रहा है। उसने कहा, जो भी हो तुझे सजा तो मिलेगी। तो ये व्यक्तिवादी चिंतन इनफैक्ट आपको सताने में रस रखता है, इसीलिए हमेशा वो दूसरे को उसका दोष है नहीं है, लेकिन वो दोषारोपण लगातार करेगा। अब देखिए, कांग्रेस हमेशा भाजपा पे आरोप लगाती रहती है, अब भाजपा हमेशा कांग्रेस पे आरोप लगाती रहती है। ये आपको नहीं दिखाई देता। दूसरी पार्टियां अन्य पार्टियों पे आरोप लगाती रहती हैं, अन्य पार्टियां दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाती रहती हैं। केवल हम लोगों की न्याय धर्म सभा एक ऐसी पार्टी है जो इनको सबको चलने दे रही है। वो कहती नहीं, चलो इनका पिछले 30 साल से न्याय धर्म सभा काम कर रही है, पहले सामाजिक संगठन के रूप में, अब ये काम कर रही है राजनीतिक संगठन के रूप में। राजनीतिक पार्टी के रूप में भी ये विगत 2 वर्षों से काम करते हुए भी आज तक ना इसने सरकार का जाके कहीं विरोध किया, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया हो कहीं, ना ही कहीं इसने किसी पार्टी का विरोध किया, ना ही उनके विरुद्ध कोई कार्यक्रम चलाया। ये केवल न्याय का प्रचार करती है, न्याय से जो लोग सहमत हैं उनको इससे जोड़ती है पार्टी से, और उनको सदस्य बनाती है।
न्यायप्रिय जितने लोग हैं उन सबको ये धीरे धीरे इसकी सदस्यता प्रदान कर रही है। जो लोग न्यायप्रिय नहीं है उनको कहा जाता है कि दूसरी पार्टियां तमाम हो उसमें चले जाओ, और उन पार्टियों में भी कोई न्यायप्रिय हो गया हो तो वो लौट आए और एनडीएस ज्वाइन कर ले। एनडीएस कभी किसी का विरोध करने की इसको जरूरत ही नहीं। क्यों? ये व्यवस्थावादी इसका चिंतन है तो कहती है व्यवस्था ठीक नहीं, इससे सारी गड़बड़ियां हैं। इसमें किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का, किसी नेता का, किसी जनता का इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? व्यवस्था शुद्ध होने पर सारे लोग, व्यवस्था ही उनको पात्रता अनुसार पद नियुक्ति देती है। तो अगर कोई पात्र नहीं है तो व्यवस्था उसको दूसरी जगह डिमोट प्रमोट करती रहे। अगर उनकी पात्रता में उत्थान पतन हो रहा है तो व्यवस्था ही जिम्मेदार है, व्यवस्था उनको इधर उधर करे, पदोन्नत करे या पदाउन्नत करे या सामाजिक परिवेश से बाहर करे। दोष मढ़ने की क्या जरूरत है? जो अंदर रहने का पात्र है उसको अंदर रखो, जो बाहर जाने का पात्र है उसको बाहर भेजो। दोषारोपण करना, फिर उनका विरोध करना, फिर उन पर मुकदमेबाजी करना, फिर उनको सजा देते रहना, इससे कोई लाभ नहीं। वो ठीक है तो अंदर रखो, ठीक नहीं है उसे बाहर रखो। कोई आदमी समाज में मान लो अपराध कर रहा है तो अपराध कर रहा है तो उसे बाहर ड्रॉप कर दो समाज से। उसे पीटने, मारने, सजा देने, मुकदमा चलाने, परेशान करने, पुलिस की रिमांड में भेजने, जेल में डालने, हथकड़ी बेड़ी में जकड़ने, उसे फांसी चढ़ाने, इसकी जरूरत कहां है? हमने पूरे देश से जेल नाम की चीजें समाप्त करने का प्रस्ताव दिया हुआ है सरकार। 111 प्रस्ताव में ये भी प्रस्ताव है कि सभी जेलें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएं, सभी प्रकार की सजाएं भी त्वरित रूप से समाप्त की जाएं। किसी को जेल में डालना, किसी को अरेस्ट करना, पुलिस अरेस्ट करके कहां ले जा रही? मान लो किसी से कोई गलती हुआ भी है तो उसको वहीं रहने दो जहां है, और उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए जिम्मेदारी व्यवस्था की है। अगर किसी को उसने हानि पहुंचाई है तो पहले तो व्यवस्था भरपाई करे, फिर बाद में उससे रिकवरी कर ले अगर वो जिम्मेदार ठहरता है। जो जहां है उसको वहीं रहने दो, अरेस्ट करके कहां ले जा रहे हो? बंद कर रहे हो। रोज शाम को तुम्हारा जो है पुलिस वाला दारू पी के कूट रहा है, तुम्हारा एक नागरिक दूसरे नागरिक को कूट रहा है, ये कौन सी सभ्यता है? नागरिक तो दोनों ही है ना, एक को पुलिस बना दिया और एक को चोर बना दिया, बोले आपस में एक दूसरे की खूब कुटाई करो। जब चोर पकड़ लेता है इनको तो वो कूटता है, और जब पुलिस पकड़ लेती है चोरों को तो वो उनको कूटती है। दोनों एक दूसरे को कूट रहे हैं, कूटने का धंधा चल रहा है। अभी कल भी शायद 20-25 पुलिस वाले कहीं मारे गए या कुछ हुआ, लगातार ये चल रहा है। जब जो जिसकी गिरफ्त में आ जाता है वो उसको कूट डालता है। तो ये कौन सी कल्चर है, कौन सी व्यवस्था है, कौन सी इन्होंने अडॉप्ट किया है ये नियमावली? व्यक्तिवादी चिंतन पर आता है। अब व्यवस्थावादी चिंतन क्या कहता है? व्यवस्थावादी कहता है कि व्यवस्था में कहां क्या डिफेक्ट है उसे देखो, उसे ठीक कर दो। जैसे मान लो बिल्ली को आपने चूहों की रखवाली के लिए नियुक्ति की व्यवस्था दे दी। अब बिल्ली जो है चूहों की रखवाली के लिए भेज दी गई, पोस्टिंग हो गई इसकी। अब बिल्ली क्या करेगी वो सबको पता है। बिल्ली की स्वाभाविक स्थिति जो है सो है। बिल्ली गई, 2-4 चूहे सुबह नाश्ते में खत्म हो गए, 2-4 चूहे जो है दोपहर में लंच में खत्म हो गए, 2-4 चूहे शाम को डिनर में खत्म हो गए। ठीक है, अब चूहों की संख्या लगातार गायब हो रही। अब आप कहेंगे कि ये चूहों की रखवाली के लिए भेजा गया था, ये बिल्ली भ्रष्ट हो गई। अब बिल्ली पर आरोप लगा, जांच हुई, बिल्ली के मुंह में खून लगा हुआ भी सीसीटीवी कैमरे में आ गया, पकड़ी गई, है ना। अब उस पर कार्यवाही होगी, उस पर मुकदमा चलेगा, बिल्ली को अरेस्ट किया जाएगा, है ना। सीखचों के पीछे डाला जाएगा, रोज शाम को बिल्ली की कुटाई होगी, मेहमान नवाजी कबूल,
कितने खाए थे परसों, कितने खाए थे कल, और बता चूहे कहां छिपा रखे हैं पकड़ के। अब दे धुनाई बिल्ली का हाथ पांव सब गर्म कर दिया कूट कूट के। ठीक, अब बिल्ली जीना भी चाहे लौट के तो दोबारा जीने लायक वो फिर कहेगी कि हमारा कोई इस संसार से मोक्ष हो सकता है क्या? तो बिल्ली फिर इस संसार में दोबारा लौटने की स्थिति में नहीं रहेगी। इससे संसार से छुटकारा, जीवन से छुटकारा ही मोक्ष की परिभाषा चल पड़ेगी। फिर ये छुटकारा बांटने वाले दुकान खोल लेंगे। बहुत सारे आज के जितने साधु हैं वो सब आपको मुक्ति दाता है। कहीं तो कहते हैं चुटकियों में मुक्ति देंगे तुमको, फटाफट जाए तो सारे के सारे एक ही पैकेज है उनका। बुद्धम शरणम गच्छामि वो मुक्तिदाता, जीसस के शरण में मुक्तिदाता, मोहम्मद के शरण में मुक्तिदाता, वो जिसके शरण में जाओ सब मुक्ति बांट रहे हैं आपको। सिख मुक्ति बांट रहे हैं, हिंदू के जितने साधु महात्मा हैं सारे प्रवचन करता है, एक सूत्री मुक्ति देते हैं। काहे इसका मार्केट पैदा हो गया। और जैसे ही न्यायशील व्यवस्था लागू करोगे एक भी ग्राहक न मिलेगा मुक्ति का। काहे? फिर संसार रहने योग्य हो जाएगा। लोग कहेंगे आप काहे के लिए मुक्ति चाहिए, अब तो यही रहने लायक है। वो तो इतना कूटते थे बना बना के कि यार पैदा होना ही जुर्म लगता था। और कौन किसको कूटता है ये भी ऐसा मत सोचो, जो जिसके चपेट में जब आ जाएगा तब वो उसको कूटेगा, ऐसा है सिद्धांत। सबको पुलिस ही कूटती है ऐसा नहीं। पहले चोर गुंडे मवाली बदमाश नहीं कूट रहे हैं। अभी देखो पुलिस वाले गए वहां, एक ने विकास दुबे ने कूट डाला सबको, फिर विकास दुबे पकड़ में तो उसको कूट डाला उन्होंने। तो सब एक दूसरे को कूटने, कब कौन कूटेगा ये एक अलग बात है, सबका टाइम आना है। तो सब जान जाते हैं कि भैया इसमें कूटना तो सबको ही है, इससे अच्छा मुक्ति प्राप्त कर लो। अच्छा, मुक्ति की मांग जब बढ़ जाएगी तो सप्लायर कर देंगे। आप मट्टी की मांग शुरू कर दो तो मट्टी बेचने वाले जगह जगह दुकानें खोल लेंगे, हर जगह। आप जो भी मांगोगे बाजार में सप्लायर खड़े हो जाएंगे। कोई ये ना कहे कि सप्लायर लोग अच्छा ही बता क्यों नहीं रहे हैं कि ये तुम मुक्ति की जरूरत नहीं, तुमको तो संसार में रहने योग्य नहीं, तो सही करो इसको। वो क्यों बताएगा? उसका तो मार्केट उसी पर है, वो तो और सप्लाई करेगा। मुक्ति तरह तरह की मुक्तियों के पैकेज बना लेगा। नवधा भक्ति की मुक्ति तुलसी के पीछे है ना, और भक्ति से ही मुक्ति है बताया। तो मुक्ति पाने के लिए चारों तरफ इतना मार्केट बन गया पूरी दुनिया में। पिछले कई हजार सालों में मुक्ति ही बटी है, उसकी सप्लाई तगड़ी। अब दोबारा संसार में ना आना पड़े इसी के लिए मुक्ति बांट रहे हैं। अच्छा, और दार्शनिक सिद्धांत क्या कहता है कि इसमें इस टाइप की मुक्ति होती नहीं है जैसी बंट रही है पूरी दुनिया में अब तक पिछले हजारों सालों से। अब ये हमने लोगों को जब बताया और उनको समझा भी दिया तो समझ भी गए बुद्धिमान लोग जो थे कि तो वाकई ऐसा हो, और तार्किक दृष्टि से समझ जाओगे कि हाँ ये तो वास्तव में मुक्ति का चक्कर उस तरह वाला नहीं है पैकेज। वहां जो मुक्ति कही गई थी वो सिर्फ इतनी सी बात थी कि प्राकृतिक जो है बंधन पड़ जाते हैं अज्ञान के कारण। प्राकृतिक माया विवश भय मन मूढ़ा। तो प्राकृतिक जो आपके अंदर संस्कार पड़ जाते हैं, प्राकृतिक जो वृत्तियां बन जाती हैं, आदतें बन जाती हैं, उन आदतों के द्वारा प्रेरित होकर के आप चलने लगते हैं तो गलत आदत तो आपसे गलत काम होने लगते हैं। तो आदतों पर आपका स्वामित्व हो, आदत पर आत्मा का वर्चस्व, यही ईश्वरीयता क्रम है। इच्छा का वर ही ईश्वर कहलाता है, इस कहते हैं इच्छा का, और उसका वर माने होता है अधिपति, मालिक। तो उसका जो इच्छा का जो मालिक हो जाए, आपके अंदर से उठने वाली वृत्तियों, इच्छाओं, आदतों, संस्कारों पर आपकी मिल्कियत प्रतिष्ठित हो जाए। आपके हिसाब से आप अपनी आदतों को यूज करें, आदतों के हिसाब से आप ना चलें। बस इतनी सी बात को ही मुक्ति, मोक्ष
निर्वाण, परिनिर्वाण, महानिर्वाण, परम समाधान यानी समाधि, यही बुद्धत्व है। इसी का बोध हो जाए तुम्हें। इतना सा तुम्हें समझना है कि आदत के मुताबिक नहीं, आत्मा के अनुसार चलना है। और आत्मा कौन है? जो आदत के नीचे चलती रहती है, उसे आत्मा कहते हैं। वो जब समझ जाती है, उसको आत्मज्ञान हो जाएगा। अच्छा, तो हम तो ये हैं। आदत कैसे? आदत जब वाली नहीं थी, चाय पीना, मान लीजिए एक बच्चा जब पैदा हुआ तो क्या चाय पीने की आदत थी? नहीं। फिर बाद में जब बड़ा हुआ तो चाय ना मिली तो व्याकुल हो रहा है। तो पहले तो व्याकुल नहीं होता था, आजकल चाय इसको क्यों चला रही है? इसका मतलब ये आदतों का गुलाम हो गया है, आत्मज्ञान नहीं है इसको। ये आदत को ही अपनी आत्मा मान बैठता है, उसी के अनुसार चलने लगता है, तो आत्मा उसके नीचे दब जाती है। जैसे सूर्य तो हो, लेकिन उसके ऊपर काले बादल घेर लें तो क्या होगा? सूर्य तो रहेगा, लेकिन बादल ही बादल दिखेंगे, सूर्य नहीं दिखेगा। सूर्य उसमें कहीं छिप जाता है, गायब हो जाता है। लेकिन सूर्य को थोड़ा सा उभार लो, उस आदत के इस तरफ ले आओ, आदत के पीछे मत छिपाओ सूर्य को, उसको आदत को पीछे कर दो, सूरज को आगे लाओ, तो रोशनी पूरी आ जाएगी। पीछे कितनी भी आदतें हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आत्मा की वरीयता बनी रहे, आत्मा का ऐश्वर्य कायम रहे, उसका ईश्वर तो कायम रहे। आदत के अधीन आत्मा ही जीव भाव है, बंधन है, और आदत के ऊपर आत्मा की प्रतिष्ठा ही ब्रह्म भाव है, ईश्वर भाव है, यही मोक्ष है। तो ये इतनी सी ही परिभाषा है, और बाकी आप जितने पैकेज चल रहे हैं वो सब गलत फहमी में फैल गए हैं। वो मार्केट की वजह से फैल गए। मार्केट था क्योंकि इतना सताया जाता था लोगों को कि कोई पैदा नहीं होना चाहता, जन्म मृत्यु के बंधन से हमारा छुटकारा दिला दो, मतलब जिंदगी नहीं चाहिए, दोबारा पैदा ना हो ऐसी कोई विधि बता दो। और प्राण तो निरंतर ही संस्कार ग्रहण करता रहता है। आप इसको डिलीट भी मार दोगे तब भी ये ग्रहण होता रहेगा लगातार। बाद में फिर सारा डिलीट मार दो जितने संस्कार हैं, इसके बावजूद आप सारे संस्कारों से मुक्त कर दो प्राण को। और प्राण एनर्जी तो उतरे, वो तो शाश्वत है, और आत्मा स्पेस शाश्वत है, तो ये उसमें से एनर्जी अपने आप उत्प्राण होते रहता है। तो ये सब तो उत्प्राण होता भी रहेगा, संस्कार ग्रहण होते ही रहेंगे। बस तुमको यही समझना है कि तुम इन आदतों को चलाने वाले रहो, आदतों से चलने वाले ना रहो, बस इतना ही तुम्हें समझना है। और ये तुम मनुष्य में धीरे 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 इसी को ईश्वरीयता क्रम को ही वर्णक्रम कहते थे। शूद्र से क्षत्रिय ब्राह्मण तक पहुंचे, ब्राह्मणी स्थिति में पहुंच करके आत्मा का पूर्ण वर्चस्व स्थापित हो जाता है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं, क्योंकि आत्मा वही ब्रह्म, आत्मा सर्वव्यापी स्थिति में है। तो सर्वव्यापकता का जिसको बोध हो जाता है तो आदत से स्वतः मुक्त हो जाता है। क्यों? जब वो सर्वव्यापी स्थिति में है तो एक ही जगह जो आदत चाय पीने की इच्छा हो रही है तो इसी के अनुसार क्यों चलेगा? वो तो कहेगा, बाजू वाले से पूछे भैया आपको चाय पीना, उन्होंने कहा नहीं, तो बोले फिर तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको भी नहीं, मुक्त नहीं हो गया। अगर वो आपके साथ आत्मीयता करेगा तगड़ी तो आपसे पूछेगा नहीं कि भैया चाय पिए क्या, मेरी बड़ी इच्छा हो रही है, तो आपने कह दिया नहीं हम तो काफी पिएंगे, तो उसने कहा तो फिर काफी ठीक है, इसमें क्या? तो चाय भी आदत का क्या होगा? वो तो गई और मिल्कियत आपके लिए प्रतिष्ठित कर गई। देखो, अंदर से उठने पर कोई काम तुम अगर ना करो और जो लिखित में रख लो कि ये वाला करना है, किसी से पूछ लो कौन सा करना चाहिए। इसीलिए जो जितना ज्यादा ये आत्मस्थ हो जाता है उतना ज्यादा अनुशासित भी रह लेता है। क्यों? आदत उठेगी, वो कहेगा अरे तो क्या भैया ने कहा कि चाय नहीं काफी, तो बोले ठीक है काफी। फिर मूड बदल दिया उन्होंने, जब आपने बना लिया मूड काफी पीने का तो उन्होंने कहा यार काफी नहीं है तो शरबत पी लेते हैं नींबू का, तो बोले तो हाँ ठीक है नींबू का शरबत। अब काफी से भी शिफ्ट होना पड़ा, कोई आदत जीने नहीं पा रही। अगर आप किसी एक को भी प्रेम करोगे तो आदत से तुम बंध नहीं सकते।
इस दुनिया में यदि किसी एक को भी प्रेम कर ले, एक से भी अगर तुमने दोस्ती कर ली, तो तुम गए, तुम वरीयता क्रम ऊंचा हो गया तुम्हारा, तुम ईश्वरत्व को प्राप्त हो गए। इसीलिए जो दूसरों से नफरत करता है वो आदतों का दास हो जाता है, और जो दूसरों के साथ दोस्ती करता है तो उसके अनुसार ही चलने लगता है। उसने कहा चले, तो कहता है यस। और कहीं जा रहे हैं, बहुत बाजार जाने का मन है, दूसरे ने कहा कि यार नहीं जाते आज, हटाओ, अलग करो, तो बोले तो ठीक है नहीं जाते। क्यों? दोस्ती की है तो उसके साथ ही एडजस्ट करना है। तो आदतों से छुटकारा दिलाने के लिए दूसरों के प्रति संबंधों की अनुभूति, इसीलिए ये चाचा, दादा, नाना, मामा, काका, भाई, गुरु, बंधु, ये सब क्यों विकसित हुए? यही तो मोक्ष का आधार था। यदि तुम एक को भी अपना गुरु बना लेते हो, वो जो कहेगा उसकी बात मानोगे। अब मानोगे तो वो तो तुम्हारी आदतों के अनुसार तो कुछ बोलने वाला है नहीं। वो कहेगा कहां जा रहे हो? आपने कहा कि हम तो जा रहे हैं चिल्ला घूमने। तो उसने कहा यार चिल्ला कहां जा रहे हो? उधर चिल्लाते रहो, इधर चलो, ये काम है। तो अब तुम कैसे उल्लंघन करोगे? आप गुरुजी करोगे तो जो कह रहे हैं सुनना पड़ेगा, है ना? तो सुनोगे तो ये तो आदत तो गई काम से। आदत से छुटकारा दिलाने में, अब मम्मी से प्यार है, मम्मी ने कहा कहां जा रहे हो? अब तुम कपड़ा पहने एकदम तैयार, आदतन कहीं चले जा रहे थे। अम्मा ने पूछा कहां जा रहे हो? कहीं नहीं। कहा कि कहीं तो जा रहे हो? नहीं कहीं नहीं। अच्छा तो ठीक है बाजार चले जाओ। अब तुम जा रहे थे किसी दोस्त से मिलने, उसने भेज दिया तुमको बाजार सब्जी लेने। अब आदत तो गई। यदि किसी एक को भी प्रेम, एक छोटे से बच्चे से भी अगर प्यार कर लोगे तो बच्चा तुमको जीने नहीं देगा तुम्हारी आदतों के अनुसार, तुमको गुलाम नहीं रहने देगा। वो कहेगा ना 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 तुम तो नहीं जाना चाहते नीचे। वो कहेगा ना हमको नीचे जाना, वो तो तुम्हारे पीछे पड़ा उसको लेके चलो, नहीं तो वो प्रॉब्लम करेगा। तुम अपनी आदत के अनुसार सारे प्रोग्राम कैंसिल करो, वो जो कह रहा है उसको सुनो। कितनी बड़ी बात है। इसलिए इस दुनिया में जो कोई भी दूसरे को स्वीकार करता है किसी भी रूप में, अच्छा एक चीज और इसमें ध्यान देने लायक है कि दूसरे को प्रेम करने से पहले एक बार ये डिसाइड करना जरूरी रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले पगला हुई अब उसको प्रेम कर बैठे, नहीं तो उसकी आज्ञा मानने लग गए, अब वो पता चला नाली में उतार दिए, है ना? तुमको अपनी आदत से तो छुटकारा दे देगा, लेकिन उसकी भी खराब आदत हो तो एक और खराब आदत पड़वा देगा, फिर उससे छुटकारा पाने में भी जोर पड़ेगा। दोनों बैठ के फिर गांजा पी रहे हैं, दोनों बैठ के तंबाकू खा रहे हैं, तंबाकू खाने वाले से दोस्ती कर ली उसने इनको भी लत लगा दी, अब दोनों फंसे। तो इसीलिए किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ रिलेशन बनाना पड़ता है कि जो जितना समाज में उन्नत हो, जो जितना ज्यादा विकसित हो, जो जिसका वरीयता क्रम बहुत ऊंचा हो, तो उसकी तरफ जाओ, बढ़ो। अपने से कम श्रेष्ठ तो हो ही, आपसे बेहतर हो गई तो बेहतर की तरफ रिलेशन बनाने पड़ते हैं। तो इससे बड़ा फायदा होता है कि आप अपनी आदतों से ऐसे बच जाते हैं। रिलेशन इज रिलीजन। तो इसीलिए जो भी रिलीजियस हो जाता है वो अनुशासन का पालन करने लगता है, नियमों का पालन करने लगता है, और नियम जो है आपकी आदतों के विपरीत बनते हैं। आप सुबह उठना नहीं चाहते और नियम यह है कि आपको 6 बजे उठना है, तो आप 6 बजे उठिए। 7 बजे स्कूल है, अब अनुशासन मानना है तो दौड़ो उठ के 7 बजे पहुंचो स्कूल नहा धो के, है ना? अब आपकी इच्छा हो रही है यार 8 बजे तक सोने की, तो स्कूल तो 7 बजे जाना था, आप क्या करोगे? अब या तो डिसिप्लिन मानो और या फिर जो है आदत की गुलामी करो। तो आदत से छुटकारा ही वास्तव में धर्म बना ही इसीलिए है। धर्म माने होता है कानून धारण करने योग्य। तो जैसे ही बाहरी लिखित जो कानून आएगा वो आपको अपनी निजी आदतों से छुटकारा दिलाएगा, बशर्ते कि ये नियम कानून सत्य के सिद्धांतों पर आधारित है, न्याय संगत। तो आप देखें ये ईश्वरत्व का क्रम बढ़ेगा आपके भीतर अगर आप अपनी आदतों से छूटें, और ये सब व्यवस्था ही आपको ये सुंदर जीवन दे सकती है। आपको आपका उद्धार, उत्थान, निर्माण, परिनिर्माण, मुक्ति, मोक्ष, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, आजादी, स्वराज्य, ये कौन देगा? ये व्यवस्था ही देगी।
आप सोच रहे थे कि अंग्रेजों को खदेड़ देंगे तो आजाद हो जाएंगे, ना ना ना, मुगलों को खदेड़ देंगे तो आजाद हो जाएंगे, कभी नहीं होगा ऐसा। आप हिंदुओं से भाग के आजाद नहीं हो सकते कि बौद्ध हो जाओगे तो आजाद हो जाओगे, नहीं, वहां तुमको दूसरे मुर्गा बनाने वाले बैठे हैं, चिंता मत करो। जहां जाओगे सब तैयार, हर जगह शेरों की कमी। हर संप्रदाय में 5% शेर बैठे हुए छिपे। जहां जहां न्याय संगत कोई प्रोविजन नहीं है, जो न्याय के सिद्धांत पर आधारित कोई समाज या संप्रदाय या राष्ट्र नहीं है, तो वहां पर आपको 5% भेड़िए मिलेंगे ही। आप भेड़ बने चाहे जहां चले जाओ। अब तुम्हारे अंदर का भी एक दिन उन भेड़ियों के साथ रहते रहते ये भेड़ भी भेड़िया हो जाती है। जो जिसकी संगत में रहता है वो वही हो जाता है। अगर भले की संगत में तो आप भले हो जाओगे, बुरे की संगत में तो आप बुरे हो जाओगे। तो ये आप देख लीजिए कि आप चाहे जहां भाग के जाइए बच नहीं सकते, इसलिए व्यवस्था की शरण में जाना पड़ेगा। व्यवस्था शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं, न्यायम शरणम गच्छामि करना पड़ेगा, तब बच पाओगे। नहीं तो जितने भी दलित दमित पीड़ित लताड़ित प्रताड़ित और हिचड़े पिछड़े सब लोग हैं, वो सोचे कि हम भाग भाग के मुसलमान हो जाएंगे तो बच जाएंगे, कोई सोचा ईसाई हो जाएंगे तब बच जाएंगे, कोई बौद्ध हो जाएंगे तब बच जाएंगे, कोई सिख हो जाएगा तो बच जाएगा, आर्य समाज में बच जाएगा तो नो, नेवर। न्याय समाज में घुस जाओ, बच जाओ। आर्य समाज में नहीं बच सकते। न्याय समाज में, न्याय पर आधारित कोई भी समाज खड़ा हो जाए आप बच जाएंगे। कोई भी राष्ट्र खड़ा हो जाए न्याय के सिद्धांत पर आधारित। न्याय समता और औचित्यता के व्यवहार पर आधारित। न्याय का सिद्धांत समता और औचित्यता के संयुक्त अर्थ में सभी नियम नीति निर्णय को प्रतिष्ठित करता है, उसी को न्याय सिद्धांत कहते हैं। तो न्याय के सिद्धांत पर खड़ा हुआ कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज जो सबके समान और उचित हिताधिकारों की रक्षा करता हो, कि जैसे एक को शिक्षा मिलती है तो दूसरे को उसी के समान उचित रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। एक को रोजगार मिलता है तो उसी के समान दूसरे को रोजगार मिले। ये किसी समाज में, किसी आर्य समाज में, किसी बहुजन समाज में, किसी हिंदू समाज में, किसी सिख समाज में, किसी ईसाई समाज में, किसी मुस्लिम समाज में कहीं आपको दिखाई दे रहा है? ये समुचित हिताधिकारों की प्रतिष्ठा, न्याय संगत कहीं भी आपको इंसाफ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना। इसलिए आप चाहे जहां भाग के जाओ सब जगह भेड़िए बैठे। क्यों? जहां जहां इंसाफ नहीं है वहां दो भाग में बढ़ जाता है, 5% भेड़िए और 95% भेड़। माने 5% मालिक और 95% गुलाम, 5% मालिक और 95% नौकर। ये अपने आप वैसा हो जाएगा न्याय नहीं है तो। न्यायशील सामाजिक व्यवस्था, न्यायशील राष्ट्रीय व्यवस्था के अतिरिक्त तुम्हारी गुलामी से तुमको कोई बचा नहीं सकता। तुम अंग्रेजों को खदेड़ते रहो जिंदगी भर, तुम्हारे हिताधिकार, तुम्हारे बगल में बैठा हुआ भेड़िया दूसरा तुम्हारी ही प्रजाति का, तुम्हारे ही रंग रोगन का, तुम्हारे ही हेल्थ हाइट का, जो तुमसे किसी भी मामले में सबल है, वो तुमको तुरंत नौकर या गुलाम में कन्वर्ट कर देगा। व्यक्तिवादी चिंतन में आप हमेशा व्यक्तियों को खदेड़ते हैं कि मुगलों को खदेड़ो, अंग्रेजों को खदेड़ो, कभी सिखों को खदेड़ो, कभी जैनों को खदेड़ो, कभी बौद्धों को खदेड़ो। नहीं नहीं नहीं, आप किसी को भी खदेड़ते रहो। बहुजन समाज सोच रहा है कि वो ब्राह्मणवाद को खदेड़ देगा तो उससे बचे, ना ना ना, ये व्यवस्थागत समस्या है। कोई जितने राजा और जितने पुरोहित बने बैठे हैं वो सब न ब्राह्मण है न सब ठाकुर है पूरी दुनिया में, इसलिए ये कोई विचार का विषय नहीं है। तुम तो तुम्हारे बीच का ही एक भेड़िया जो तुमको भी वही सिखा दिया कि चलो दूसरे भेड़िए को खदेड़ दे तो सारी भेड़ें अपनी हो जाएंगी। इस चक्कर में तुम ऐसा पकते रहते हो। ये व्यक्तिवादी चिंतन ही तुम्हारा खतरनाक है। तुम्हारी गुलामी का मूल है तुम्हारा व्यक्तिवादी चिंतन। अगर तुम व्यक्तिवादी चिंतन के शिकार हो तो तुम गुलामी के शिकार हो। और आज का शाह कल का गुलाम। आज टीपू सुल्तान के वंशजों को पता करो कहां गए।
अभी एक तस्वीर आई थी, कहीं हम लोग देख रहे थे सोशल मीडिया पे, उसमें बहादुर शाह जफर और उनकी अब पता चला उनकी एक न्यूज भी कहीं आया था बीच में कि वो कहीं बाहर भीख मांग रहे हैं उनके वंशज। तो अब आप देखिए, कल का जो भेड़िया है वो आज भेड़ बना कहीं खाद उतरवा रहा है। बच नहीं सकते, तुम्हारी ताकत जैसे कमजोर होगी तो तुमको दूसरे शेर खा जाएंगे। शेरों के बीच में भी शेर जो कमजोर हो जाता है उसको दूसरे ताकतवर शेर खा जाते हैं मार के। क्यों? उसकी हत्या होनी है। जब भी आप थोड़ा कमजोर पड़ेंगे आपकी हत्या कर दी जाएगी। तो जो जो कमजोर होगा उस पर मजबूत अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा, जिसकी लाठी उसकी सब भैंसे हो जाएंगी। तो ये ताकत के बल पर जंगल का साम्राज्य चलता है। व्यक्तिवादी चिंतन उसका आधार है। तो पूरी दुनिया में व्यक्तिवादी चिंतन इसीलिए है क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की विरोध में ही बात करता है, तो उसका विरोध ही करेगा। भाजपा कांग्रेस का विरोध करेगी, कांग्रेस भाजपा का विरोध करेगी। अब अगर कोई भी न्यायप्रिय समाज होगा, न्यायप्रिय कोई पार्टी होगी, तो वो विरोध पर आधारित नहीं होगी। वो कहेगी ये सब तो स्वाभाविक रूप से जो जैसा है वैसा कर्म कर रहा है, व्यवस्था दे दी जाएगी, जो सही होगी उसमें जो जिस योग्य होगा वहां उसकी पोस्टिंग हो जाएगी। जो समाज में रहने लायक है उसके समाज के अंदर पोस्टिंग, जो समाज के बाहर रहने लायक है उसके बाहर पोस्टिंग। जंगल में तो जो ज्यादा अपराध करता है उसे आप जंगल में छोड़िए, उसे अरेस्ट करके जेल में क्यों ले जाते हैं? जंगल में ले जाओ ना, उसे जंगल में छोड़ दो, काले पानी उतार दो, काला पानी एक द्वीप छोड़ दो, कह दो कि जितने भी अपराधी कहीं पकड़े जाएंगे उनको यहां डाल दिया करेंगे, मारने पीटने की जरूरत है। बंदर टाइप हो गया है, पशु तुल्य है, पशुओं के बीच में उसे छोड़ दो, वो अपने आप उसको भी वही करना है, पशु पहले से वही कर रहे हैं। वहां कोई किसी से पूछता नहीं, ताकत पर आधारित साम्राज्य होता है जंगल में। तो अपनी अपनी ताकत बढ़ाओ, जुटे रहो। मानव के समाज में ताकत पर आधारित नहीं होता फैसला, कुश्ती लड़के फैसले नहीं होते। अभी जैसे चीन ने अटैक किया, गलवान घाटी पे कब्जा कर लिया, अब भारत अपनी ताकत बताता रहा और वो अपनी ताकत बताता रहा। कायदा क्या था? इनको विश्व न्यायालय में जाना चाहिए था। चीन को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां जाता, अपना साबित दिखाता, प्रमाण प्रूफ दिखाता है कि उसका है वो जमीन कैसे है। भारत दिखाता अपना, या जब उसने वहां अटैक कर दिया तो भारत को सेना लगाने की क्या जरूरत है, राफेल खरीदने की क्या जरूरत है? ये विश्व न्यायालय में गए होते और कहते कि वहां भाई हमारा तो हमारे पास इसका रिकॉर्ड है, ये हमारी जमीन है। कोर्ट देखता और जैसा उचित फैसला देता, तो न्यायालय का फैसला मानना धर्म है, कर्तव्य है सबका, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। अब विश्व न्यायालय बना हुआ है, जब विश्व न्यायालय बना हुआ है तो अब लड़ क्यों रहे? इसका मतलब गांव में भी कोई न्यायालय ना जाए, कोर्ट कचहरी, आपस में एक दूसरे की ऐसी तैसी करते रहे अपनी अपनी सेना बना के। तो क्या ये उचित है? लेकिन आप देखो, ये ऊपर के लोग खुद ही अत्याचारी कैसे बने बैठे रहते हैं? क्योंकि वो व्यक्तिवादी चिंतन से ग्रस्त है। वो व्यवस्थावादी चिंतन नहीं है कि न्यायालय की जो व्यवस्था है, तो व्यक्तिवादी लड़ाई क्यों कर रहे हो? ठीक है ना? जब न्यायालय की व्यवस्था आपने कर रखी है तो न्यायालय में जाओ ना, कोई दिक्कत है तो। राष्ट्रों के जो विवाद हैं आपस में, तो विश्व न्यायालय है, तो क्यों नहीं जा रहे लोग? उनको सबको पता है कि दोनों अनैतिक हैं, इसीलिए दोनों अपनी अपनी हेराफेरी करते हैं, न्यायालय की शरण में नहीं जाते। न्याय धर्म सभा इसीलिए पूरी न्यायशील पांच प्रकार के न्यायालय बना रही है: ग्राम न्यायालय, जिला न्यायालय, प्रदेश न्यायालय, देश न्यायालय और विश्व न्यायालय। 5 प्रकार के न्यायालय प्रतिष्ठित करेगी, जिसमें एक न्यायाधीश में 5 न्यायाधीशों की जूरी बैठेगी। उसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 4 जो है वो दो वकील होंगे दोनों पक्षों के। हमेशा कोई भी विवाद 2 पक्षों में होता है तो दोनों पक्षों में 2 वकील उधर से 2 वकील इधर से। किसी का कोई पार्टी का खर्चा नहीं लगेगा, कोई भी वहां जाए पक्ष विपक्ष को कोई खर्चा नहीं होगा, ना वकील की फीस, ना कोर्ट की फीस, ना कहीं कुछ। सारा उनके दफ्तर में सब अपने आप डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। जाइए अपना अर्जी दीजिए और इमीडिएट फैसला लीजिए।
जिसके प्रॉपर प्रूफ लेके नहीं आए हैं वो कोर्ट में खारिज हो जाएगा सेम डे। जाओ अपना सबूत जुटा के आया करो, ऐसे बीच में क्यों आगे फालतू कोर्ट में भीड़ बढ़ाते हो। तो सेम डे फैसले हुआ करेंगे कोर्ट में कि आप आज ही जाइए और आज ही फैसला ले आइए। और अधिकांश जो कोई घटनाएं होंगी ऐसी तो जस्टिस एट स्पॉट का सिद्धांत उसमें होगा कि जस्टिस माने न्यायालय खुद जाएगा स्पॉट पर। एक पूरी जैसे कि एक एम्बुलेंस होती है इसी तरह न्यायालय की भी एक एम्बुलेंस जैसी होगी। तो वो वहां पे उसमें सारा कोर्ट का पूरा सिस्टम और 2-4 सिपाही वो सब वहां पहुंचेंगे, गाड़ी खुलेगी और वहीं स्पॉट पर ही देखेंगे कहां क्या घटना हुई है। जो घटना करके भाग गया है इसका मतलब उसने सही किया है, सब वास्तव में अपराध करके फरार हो गया। अगर नहीं किया था तो भाग क्यों गया। तो जो पक्ष रखा गया है उसको उसके ईमेल पे डाल दो कि ये तुम्हारे ऊपर आरोप है, तुम तो फरार ही हो गए, इसका मतलब तुमने सही में किया है, तो तुम्हारे ऊपर ये जो आया है केस वो तुम्हारे ऊपर दोष स्वीकृत हो गया है। अब तुमको जहां जाना है भाग जाओ, इनको जो हानि हो गई है वो तुम्हारे बैंक अकाउंट से रिकवर करके इन्हें भेजा जा रहा है, इन्हें दे दिया गया है। अब तुमको जहां जाना है जाओ, पुलिस कोई पीछे नहीं आई, न किसी को पकड़ना है न किसी को कुछ करना है, भरपाई करो। और 3 बार सामान्य केस है तो तीसरी बार में उसकी सदस्यता समाप्त करो, मध्यम दर्जे का अपराध है तो 2 बार में सदस्यता, और जघन्य अपराध करने पर और सिद्ध हो जाने पर कोर्ट में उसी अंतिम उसका नागरिकता उसकी समाप्त कर दो। अंदर रखने की जरूरत है अपराधी को, जेल में रखते हो कहीं जेल के बाहर रखो। तो ये एक बहुत सुंदर सिस्टम है। व्यक्तिवादी चिंतन के कारण आप सभी प्रकार के दोषों से ग्रस्त हो गए हैं, व्यवस्थावादी चिंतन के कारण आप सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाएंगे और समस्याओं से छूट जाएंगे। और पारस्परिक जो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति अथवा जो अभी आप देख रहे हैं व्यवहार, उसका सारे झगड़े विवाद का मूल कारण है व्यक्तिवादी चिंतन, क्योंकि उसमें व्यक्ति को ही दोषी माना जाता है, तो उसी को मारना है, पीटना है, गरियाना, सब कुछ उसी को करना है। व्यवस्थावादी जब चिंतन होता है तो आप व्यक्ति को दोषी नहीं मानते, तो कहते हैं कि तो जैसा है वैसा है, इसमें क्या, बंदर है तो बंदर वैसे ही रहेगा, बिल्ली है म्याऊं करेगी, तो इसको दोषी मानने की जरूरत है, ये तो स्वाभाविक स्थिति है इसकी। कुत्ता है तो भौंकना ही है, बंदर को केले लेके भागना ही है, इसमें दोषी बनाने की जरूरत है। वो तो ऐसा होता ही है, उसको वहां रखो ही मत जहां केले, उसको बाहर पोस्टिंग करो उसकी। तो ये सब बातें जैसे जैसे आप समझेंगे व्यवस्थावादी दृष्टिकोण और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को, तो आपके अपने आप ही आप समझने लग जाएंगे कि अच्छा फॉल्ट कहां है। जैसे ही ये व्यक्तिवादी दृष्टिकोण आपका व्यवस्थावादी, अगर आप शिक्षित हैं तो ये बदल भी जाएगा। शिक्षित और ईमानदार अगर सही बात मान जाते हो कि 2 + 2 = 4 ही होता है, तो आप तुरंत जो लोग शिक्षित माने प्रबुद्ध हैं और ईमानदार, बेईमान नहीं माने धूर्त नहीं, तो वो लोग जो हैं अपने आप इसको स्वीकार कर लेंगे कि हाँ व्यवस्थावादी दृष्टिकोण ही होना चाहिए। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण में बड़ा संघर्ष है, व्यवस्था इसे व्यवस्थित कर देती है, मारने पीटने सजा देने तामझाम करने नौटंकी मचाने इसकी जरूरत नहीं। और जितने लोग व्यवस्था से सहमत है उन्हीं का राष्ट्र बनाओ, उन्हीं को नागरिक बनाओ, उन्हीं को समाज, उन्हीं का गठन करो, बाकियों को ड्राप रखो बाहर, उनको जंगल जैसा जीने दो। और पूरी दुनिया में हम इसीलिए एक यूनिवर्सल सार्वभौमिक राष्ट्र बना रहे हैं, न्यायशील सार्वभौमिक राष्ट्र, जस्टिफिएबल यूनिवर्सल नेशन। अब ये जो है जितने लोग दुनिया के न्यायप्रिय हैं उसका नाम होगा न्यायशील विश्व भारत, और उसकी सदस्यता ये लोग लेते रहे। हम 30 साल से इसकी सदस्यता नागरिकता दे रहे हैं लोग, और जब भी इसके अधिकांश लोग हो जाएंगे, एक राष्ट्र के मैक्सिमम लोग सहमत हो जाएंगे, इसकी सरकार एनडीएस की बनेगी, तो इस देश में ही घोषित कर देगी इसको। अब 5 तल की व्यवस्था दे देगी, ग्राम तल की और प्रभाग माने जिला तल की, प्रदेश तल की, देश तल की, विश्व तल की, सभी जगह। और ये 5 पंचायतों में पूरा शासन प्रशासन का ढांचा खड़ा कर दो, अब 5 पंचायतों में पूरी दुनिया प्रतिष्ठित हो जाती है। अनेक प्रकार के राष्ट्रवाद जो है ये भी खत्म हो जाते हैं, सबकी एक विश्व पंचायत होगी, और सब वोटिंग से अपना उसका पद नियुक्त करो उसमें लोगों को, और वोटिंग के जरिए नियम नीति निर्णय भी पारित खारिज करो, विधान कानून सब। तो इससे क्या होगा कि दुनिया में झगड़े के लिए जगह नहीं बचेगी कहीं, और बड़ी बड़ी सेना या बड़ा बड़ा नाटक इनकी भी जरूरत बहुत कम हो जाएगी। केवल सिक्योरिटी के लिए आंतरिक आपको जरूरत पड़ेगी, बाहर सब झगड़े फसाद सब खत्म।
तो बड़े बड़े गोला बारूद हथियार और सारी दौलत उसी में चली जा रही होगी, बर्बाद हुए जा रहे हैं। ये सिस्टम आते ही सब शुद्ध हो जाएंगे और हम लोग ये सिस्टम दे रहे हैं। अभी बड़ी तेजी से लोगों का झुकाव इधर बढ़ रहा है, लोग इसकी प्रियता के लिए अब सर्च कर रहे हैं लगातार और बहुत सारे न्यायप्रिय लोग अब इससे जुड़ भी रहे हैं। और पूरी दुनिया में इसका तो केवल प्रचार होने की जरूरत है। न्याय से व्यवस्था जो हमने दी है 111 प्रस्ताव में, इसका केवल प्रचार मांग रहा है। प्रचार इसका होते ही जानकारी मात्र की जरूरत है, जानकारी ही क्रांति है। ये मारपीट और दंगा फसाद की क्रांति नहीं करने की जरूरत है। न्याय जब आता है तो सूर्य जब आता है तो प्रकाश फैलाता है, लड़ाई थोड़ी करता है, अंधकार खुद ही सिमट जाता है। ये लड़ाई का विषय नहीं है, न्याय तो बहुत सिंपल विषय है। तो हम लोग ये व्यवस्थावादी और व्यक्तिवादी, ये दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं, इनको बखूबी लोग ठीक से समझ लें और इन अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर लें। और दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। दृष्टिकोण का ही ये दोष हो गया है, क्योंकि सही जानकारी न होने के कारण आदमी व्यक्तिवादी चिंतन का शिकार हो जाता है। उसी टाइप का प्रचार है दुनिया में। अब हम लोग व्यवस्थावादी चिंतन का प्रचार कर रहे हैं, पूरी दुनिया उससे सहमत हो रही है। तो ये सब चीजें सुव्यवस्थित हो जाएंगी, बहुत जल्दी हो जाएंगी। आप सभी लोग इसका प्रचार प्रसार जारी रखें, अधिक से अधिक लोग इसे शेयर किया करें, लोगों तक पहुंचाएं और इसे कोशिश करें कि बड़े स्क्रीन पर भी अगर अपने अपने क्षेत्रों में चला सकते हैं तो ये प्रोग्राम संडे का आप लगातार अपने क्षेत्रों में इसे प्रसारित कर सकते हैं। इसको बड़ी स्क्रीनों पर अगर दिखाया जा सके लोगों को, जैसे एक ग्राम पंचायत में एक जगह कहीं लगा दें और लोग अपने संगठन के लोग भी एक एक ऐसा प्रचार वाहन ले लें, उसमें सेटअप पूरा रखें जिसमें प्रोजेक्टर हो, इस तरह के बड़े स्क्रीन पे दिखाई जाने की व्यवस्था हो, तो लोग ठीक से देख सुन सकें, समझ सकते हैं। तो पूरे देश में ही इसे पहुंचाया जा सकता है और बहुत जल्दी न्यायिक व्यवस्था अपने देश में प्रतिष्ठित की जा सकती है। न्याय धर्म सभा में एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उपस्थित है, तो अब व्यवस्था को बदलने के लिए जो राजनीतिक दल की जरूरत है वो भी हमने बना दिया है। तो आप अपना इसकी सरकार बना लीजिए, बना के और न्यायिक प्रस्ताव को इम्प्लीमेंट कर लीजिए, पूरा राष्ट्र सुखी हो जाएगा। कहीं कोई विवाद, कोई झगड़ा, फसाद, अपराध, जेल, तमाशेबाजी, सब नौटंकी समाप्त हो जाएगी। और लंबा समय नहीं है, आप चाहें तो इसे 5 साल में कर लें, चाहे 10 साल में कर लें। जो समझदार लोग हैं जुड़े और जल्दी प्रचार कर दें तो इसे 1-2 साल इसी 24 के चुनाव में ही खत्म कर दें। 24 में आप सेंट्रल में सरकार बना लीजिए न्याय की और पूरी व्यवस्था को 111 प्रस्तावों के अनुरूप कर दीजिए। ना कोई अपराध बचेगा, ना कोई गरीबी, ना भुखमरी, ना तबाही, ना कोई अनपढ़ रहेगा, ना कोई रोता दिखेगा। हर आदमी सुखी होगा, हर आदमी प्रबुद्ध होगा, हर आदमी शिक्षित होगा, हर आदमी रोजगार से भरा पूरा होगा, सब धनी होंगे, सबके पास घर होगा, सबके पास सुंदर सुंदर बस्तियां होंगी, सुंदर सुंदर। अभी तो पिछड़े हुए गांव, फूल फाटते लोग, काले नीले पीले, हैरान परेशान, बहुत गंदा शरीर, गंदी जिंदगी, गंदे कपड़े, गंदा खाना, सब उसी में फड़फड़ा रहे हैं, तमाम बीमारियों से घिरे हुए। तो ये सब चंद दिनों में सब सुंदर हो जाएगा। केवल न्यायिक व्यवस्था की जरूरत है और चिंतन व्यवस्थावादी लाने की जरूरत है। व्यक्तिवादी चिंतन और दोषारोपण से बचें, व्यवस्थावादी दृष्टिकोण अपनाएं। आज का कार्यक्रम समय चूंकि पूरा हो गया तो समाप्त किया जाए। अगले रविवार को हम लोग पुनः 8 बजे उपस्थित होंगे। सभी को धन्यवाद।